नव्या की उंगलियों ने धीरे से लकड़ी के डिब्बे को छुआ। उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी नज़र डिब्बे पर टिकी थी, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थीं। सब कुछ सहस्र विश्व मुद्रा के लिए। उसके आसपास के सभी लोग, जिनकी वह परवाह करती थी, उन्होंने उसे धोखा दिया। उन्होंने उसे मरने के लिए मजबूर किया, सब कुछ इसी एक सहस्र विश्व मुद्रा के लिए। वह दुखी कैसे नहीं हो सकती थी? नव्या। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो शौर्यवर्धन ने सावधानी से फिर से पुकारा। नव्या अपनी हरकतों में रुकी, फिर शौर्यवर्धन की ओर देखा। एक आंसू अनजाने में गिर गया, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मैं ठीक हूँ। उसके आंसुओं को देखकर शौर्यवर्धन के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। तुम क्यों रो रही हो? नव्या ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराए और कहा, मैं खुश हूँ। सहस्र विश्व मुद्रा वापस उसके हाथों में आने पर वह खुश कैसे नहीं हो सकती थी? क्या ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? शौर्यवर्धन की नज़र लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन डिब्बे से एक अवर्णनीय जानलेवा आभा निकल रही थी, इसलिए अंदर की सामग्री साधारण नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह महत्वपूर्ण है। नव्या ने सिर हिलाया। उसने अपना सिर नीचे किया और लकड़ी के डिब्बे के ताले के साथ छेड़छाड़ की। ये ताला ऐसा था जिसे शौर्यवर्धन ने पहले कभी नहीं देखा था, और नव्या उस पर नंबरों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, जो उसे और भी आकर्षक लगा। यह एक संयोजन ताला है, नव्या ने समझाया। ये नंबर विदेशी भूमि से आए हैं और संयोजन ताला नंबरों के संयोजन का उपयोग करके सेट किया जाता है। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया। हालांकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। नव्या द्वारा पासवर्ड सही करने के बाद उसने इसे एक बार दबाया और खोलने की आवाज़ सुनी। लकड़ी के डिब्बे का ढक्कन फिर ढीला हो गया। नव्या ने लकड़ी के डिब्बे का ढक्कन पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे खोला। जब लकड़ी का डिब्बा खोला गया तो इसकी सामग्री नव्या और शौर्यवर्धन के सामने आ गई। पत्थर। शौर्यवर्धन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, बेहद हैरान। लकड़ी के डिब्बे के अंदर एक अगोचर पत्थर पड़ा था। नव्या ने हाथ बढ़ाया, पत्थर को बाहर निकाला और उसे अपने हाथों में ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। ये पत्थर पूरी तरह से काला है, जो घनी काली नसों से ढका हुआ है। ये बेहद अजीब है। नव्या धीरे से मुस्कुराए और शौर्यवर्धन से कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। शौर्यवर्धन वास्तव में बता सकते थे कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, लेकिन वे अभी भी नव्या के इरादे को नहीं जानते थे। नव्या ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा उठाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शौर्यवर्धन चुप रहे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का सुराग मिल गया है कि पत्थर क्या है। जैसे ही नव्या बोली, उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे देखो, मैं केवल खुद से बात करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और तुम्हें स्पष्ट रूप से चीजें नहीं समझाईं। पत्थर को अलग करने के बाद आज रात आनंद लोक में मिलते हैं। सहस्र विश्व मुद्रा इस पत्थर के भीतर स्थित है। जब उसने पहली बार सहस्र विश्व मुद्रा प्राप्त की तो उसने इस विशेष सामग्री का एक पत्थर चुना, मुद्रा को अंदर रखा और फिर इसे एक कोडित लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और इसे दफन कर दिया। जब उसने सहस्र विश्व मुद्रा स्वीकार की तो उसने कभी इसे बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचा। उसके गुरु ने कहा था कि सहस्र विश्व मुद्रा का बहुत महत्व है और यदि वह सावधान नहीं रही तो ये सभी बुराइयों का स्रोत बन सकता है। सुरक्षा के लिए उसने सहस्र विश्व मुद्रा को सील कर दिया। उसके लिए सहस्र विश्व मुद्रा केवल उसके गुरु द्वारा उसके लिए छोड़ी गई एक निशानी थी, कोई विशेष खजाना नहीं। नव्या ने एक पल के लिए सोचा, फिर सहस्र विश्व मुद्रा को वापस लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और लकड़ी के डिब्बे को अपनी अनंत थैली में रख दिया। शौर्यवर्धन चुपचाप उसकी हरकतों की श्रृंखला देखते रहे। उसे रोते हुए देखा, उसे हंसते हुए देखा, और उनकी भावनाएं उसकी हर मुस्कान और भौहें सिकोड़ने के साथ बदलती रहीं। शांत पल और एक नई शुरुआत। नूडल्स आ गए हैं। दादी ने 2 भाप से भरे नूडल्स के कटोरे परोसे। धन्यवाद दादी। नव्या ने उन्हें धन्यवाद दिया। जैसे ही भाप से भरे नूडल्स के 2 कटोरे परोसे गए, नव्या के दिल में छाए काले बादल कुछ हद तक छट गए। अतीत में चाहे कोई भी नफरत क्यों न रही हो, उसे उसके जीवन का विषय नहीं होना चाहिए। अब उसके जीवन का भार शौर्यवर्धन थे। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? शौर्यवर्धन ने उलझन में पूछा, जब उन्होंने देखा कि नव्या अपने नूडल्स खाने की जल्दी में नहीं थी, बल्कि उन्हें ध्यान से देख रही थी। नव्या शर्माते हुए मुस्कुराई, उसके चेहरे पर शर्म की एक झलक छा गई। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकती? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, और इसके अलावा तुम इतने स्पष्टवादी हो, इससे मुझे शर्म आती है। शौर्यवर्धन की आंखें तुरंत कोमलता से भर गईं और उन्होंने कहा, तो फिर देख लो। गर्म रहते हुए ही खा लो। नव्या ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और मुस्कुराते हुए शौर्यवर्धन से कहा। ठीक है। नव्या और शौर्यवर्धन के नूडल्स खत्म करने और दादी से विदा लेने के बाद वे अगल बगल चलते हुए नारायण हवेली की ओर चल दिए। सूरज पहले ही पश्चिम में डूब रहा था, जिससे उनकी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं और सड़कें सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। सड़क के विक्रेता इस समय अपना सामान समेट रहे थे और राहगीर जल्दी में घर जा रहे थे।
शौर्यवर्धन ने हाथ बढ़ाया और नव्या का हाथ थाम लिया और वे हाथ में हाथ डाले चल दिए, जो ऐसा करने का सबसे रोमांटिक तरीका था। नव्या थोड़ी रुकी, उस हाथ को देखा जो उन्होंने पकड़ रखा था, और अंततः धीरे से मुस्कुराई। पूरी यात्रा के दौरान वह कुछ बेचैन रही थी। उसने कई बातों के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में उसे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही थी। शौर्यवर्धन, क्या अभी भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो हमें करने की आवश्यकता है? नव्या ने धीरे से पूछा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, शौर्यवर्धन ने धीरे से कहा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, और उसकी रक्षा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नव्या ने अपना सिर हिलाया। अब जब पश्चिमगढ़ ने आक्रमण कर दिया है, तो तुम इसे बस अनदेखा नहीं कर सकते। तुम एक महायोद्धा हो, एक महान सेनापति हो, राष्ट्र का एक बेटा हो जो अपने देश की रक्षा करता है। तुम अपने देश की रक्षा कैसे नहीं कर सकते? शौर्यवर्धन हंसे, फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो इसे तुम्हारे देश की रक्षा करना मान लेते हैं। अपने दिल में उन्होंने कभी यह आशा करने की हिम्मत नहीं की कि दक्षिण शांति उनका देश है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कभी मध्य राष्ट्र को अपना देश नहीं माना। दुनिया इतनी विशाल है, फिर भी उन्होंने कभी अपनेपन की भावना महसूस नहीं की। नव्या ने शौर्यवर्धन का हाथ पकड़ा और कहा, अब से मैं जहां भी रहूंगी वही तुम्हारा घर होगा। चाहे वह दक्षिण शांति हो या मध्य राष्ट्र, मैं जहां भी हूं वही तुम्हारा घर है। शौर्यवर्धन ने नव्या की ओर देखा और गहराई से सिर हिलाया। वह सही कह रही है। वह जहां भी है वही उसका घर है। उसके बिना उसका घर कहाँ होगा? नव्या ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, हम एक साथ निश्चित रूप से खुश रहेंगे। मुझे पता है। अच्छा है, चलो अब उस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे घर ले चलो। मैंने अपनी चौथी बहन को पूरा दिन नहीं देखा है और मुझे उसे ढूंढने के लिए वापस जाना होगा। मैं उससे ये भी पूछना चाहती हूँ कि वह क्या सोच रही है। मेरी चौथी बहन के अलावा मेरी तीसरी बहन भी है। उसकी शादी के लिए शाही फरमान अब तक नारायण हवेली पहुंच चुका होगा। मुझे आश्चर्य है कि सम्राट और शाही उपपत्नी उसके लिए किस तरह का आदमी चुनेंगे। नव्या ने लालसा भरे स्वर में कहा। वह इसका इंतजार कर रही थी। वह अपने उज्ज्वल भविष्य की आशा कर रही थी, और साथ ही उसे उम्मीद थी कि उसके आसपास के सभी लोगों का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। शौर्यवर्धन ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। नव्या इस तरह, उसकी चमक, उसका उत्साह, उसकी दयालुता, उसका हर पहलू बहुत ही मार्मिक था। नारायण हवेली में तनाव। शौर्यवर्धन ने नव्या को नारायण हवेली के बाहर तक छोड़ा और शांति से जाने से पहले उसे अंदर जाते हुए देखा। नव्या वीरान आंगन वापस जाने की जल्दी में नहीं थी, बल्कि मुख्य बैठक की ओर गई। बैठक में भीड़ थी और काफी हलचल थी। जब नव्या पहुंची तो नारायण जसवंत पीले पड़े चेहरे के साथ मुख्य सीट पर बैठे थे। श्रीमती श्यामा और श्रीमती कल्याणी भी एक तरफ बैठी थीं, जबकि श्रीमती गंगा और चकोरी एक तरफ खड़ी थीं। हिया चकोरी की बाहों में रो रही थी। हिया के अलावा निहारिका, जाह्नवी और जूही भी उपस्थित थीं। साथ ही नारायण परिवार के सबसे बड़े बेटे नमन भी उपस्थित थे। क्या हुआ? सब इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? नव्या ने हॉल में प्रवेश करते हुए धीमी आवाज में पूछा। नव्या, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? नारायण जसवंत ने इसका जिक्र आते ही गुस्सा होते हुए कहा। जियान परिवार के साथ क्या समस्या है? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरी बेटी की सगाई तोड़ने की कोशिश करने की हिम्मत की। मैं बिना किसी कारण के एक दावत में गया था और अभी मुझे घर लौटे थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे दरवाजे पर एक शाही फरमान आ गया। शाही फरमान में फिर क्या लिखा था? उसमें कहा गया था कि नारायण परिवार की बेटी और जियान परिवार का बेटा एक अच्छी जोड़ी नहीं है, सगाई रद्द कर दी गई है और हिया के लिए दूसरी शादी तय की गई है। उसकी शादी किससे होनी थी? क्या वह उपमंत्री लिन का बेटा था? क्या लिन परिवार जियान परिवार की बराबरी कर सकता है? जियान परिवार महारानी का मायका है, वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? नारायण जसवंत का गुस्सा उनके सिर पर चढ़ने वाला था। वह जानते थे कि इसके पीछे नव्या का हाथ था, और अब नव्या को देखकर वह खुद को कैसे रोक सकते थे। नव्या की नज़र सीधे उसके सामने रखे शाही फरमान पर पड़ी, और वह जानती थी कि नारायण जसवंत किस बात पर क्रोधित थे, लेकिन उसने फिर भी अच्छे स्वभाव से पूछा, शाही फरमान आ गया है। तीसरी बहन किससे शादी करने जा रही है? तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? नारायण जसवंत ने दहाड़ते हुए कहा। तुम जैसी छोटी बच्ची को हमारे परिवार की सबसे बड़ी शाखा से जुड़े मामलों को तय करने का अधिकार कब से मिल गया? मेरी बेटी किससे शादी करती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नव्या ने अपने कंधे उचकाए। सम्राट और शाही उपपत्नी इसके प्रभारी हैं। इससे मेरा क्या लेना देना है? नारायण जसवंत जानते थे कि वह नव्या से नहीं जीत सकते और गुस्से में बोले, हम अब जियान परिवार के करीब नहीं जा सकते, क्या तुम संतुष्ट हो? नव्या, क्या तुम सिर्फ हमारी भलाई से ईर्ष्या करती हो? क्या ऐसा ही है? हिया सिसकते हुए बोली, पिताजी, इसका 9वीं बहन से कोई लेना देना नहीं है, ये सब मेरी अपनी पसंद थी। चुप रहो, नारायण जसवंत ने कोसा। हिया, तुम बहुत साहसी हो गई हो, है ना?
तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो, मेरी पीठ पीछे सगाई तोड़ने की हिम्मत की। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। आप तीसरी बहन से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? नव्या ने मजाकिया लहजे में कहा। शाही फरमान जारी कर दिया गया है, आप आज्ञा मानने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर तीसरी बहन को कुछ हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि सम्राट और शाही उपपत्नी आपको छोड़ देंगे? नारायण जसवंत का गला रुंध गया। इसके अलावा जियान परिवार में ऐसा क्या खास है? नव्या ने उदासीनता से कहा। शादी की व्यवस्था उस समय इसलिए की गई थी ताकि तीसरी बहन मुख्य पत्नी बने, लेकिन फिर शियांग परिवार मुख्य पत्नी बन गया और नारायण परिवार उपपत्नी बन गया। वे पहले ही काफी सम्मान खो चुके हैं, अब वे तीसरी बहन से मुख्य पत्नी के रूप में शादी करना चाहते हैं। क्या दुनिया में इतनी अच्छी कोई बात है? क्या उन्हें लगता है कि जियान परिवार जो चाहे कर सकता है? नारायण जसवंत नव्या से बिल्कुल भी बहस नहीं कर पाए। क्या मैं गलत हूं, या आप जियान परिवार द्वारा अपनी नाक से खींचे जाना चाहते हैं? क्या हमारे नारायण परिवार को जीवित रहने के लिए जियान परिवार पर निर्भर रहना होगा? नव्या ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नव्या की बातें सुनकर श्रीमती कल्याणी ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, नव्या, तुम इसे सुनने में बहुत अच्छा बना रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे नारायण परिवार को जियान परिवार के बजाय तुम पर निर्भर रहने की जरूरत है? तुमने जो किया है उस पर ध्यान से सोचो। मैंने क्या किया? आरोपों का दौर और बचाव। नव्या को यह मनोरंजक लगा कि कल्याणी अब वास्तव में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। कल्याणी ने नव्या की ओर देखा, उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी थीं। वह नव्या से नफरत करती थी, नव्या से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसकी सभी त्रासदियां नव्या के कारण थीं, वह उससे नफरत कैसे नहीं कर सकती थी? ये तुम ही हो जिसने मेरे नकुल को बर्बाद कर दिया। ये तुम ही हो जिसने जाह्नवी को बर्बाद कर दिया। श्रीमती कल्याणी उठी और नव्या पर आरोप लगाया, नकुल अपाहिज हो गया है और जाह्नवी की साधना पहले की तुलना में केवल एक अंश रह गई है। ये सब तुम्हारी गलती है। नव्या के होंठ फड़फड़ाए लेकिन वह कुछ नहीं बोली और कल्याणी को बोलते हुए सुनती रही। तुम ही हो जिसने शियांग परिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने छुपकर कार्मिक मंत्रालय को सूचित किया और अब जब शियांग परिवार जांच के दायरे में है तो कितने लोगों को कैद किया गया है? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे विश्वासघात के कारण शियांग परिवार के कितने सदस्यों की अन्यायपूर्ण मृत्यु हुई? नव्या, आधी रात में क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि कितनी अन्यायपूर्ण आत्माएं तुम्हारी जान मांग रही हैं? नव्या चुपचाप मुस्कुराए, अभी भी कुछ नहीं बोली। कल्याणी ने फिर श्रीमती श्यामा की ओर इशारा किया और कहा, और श्याओ परिवार। इतना बड़ा श्याओ परिवार, फिर भी तुमने उन सभी को मार डाला, यहाँ तक कि श्याओ परिवार के मुखिया की भी तुम्हारे द्वारा क्रूरता से हत्या कर दी गई। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? जब कल्याणी ने इसका जिक्र किया तो श्यामा का चेहरा पीला पड़ गया। श्यामा जानबूझकर इस मामले को भूल गई थी, लेकिन अब कल्याणी ने इसे फिर से उठा दिया था। यह एहसास बिल्कुल भयानक था। नव्या, तुम कह रही हो कि हमें जियान परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि तुमने व्यक्तिगत रूप से श्याओ और शियांग परिवारों को खत्म कर दिया, जो नारायण परिवार के समर्थक हैं। तुम हमें जियान परिवार में शादी क्यों नहीं करने देती? श्रीमती कल्याणी ने गुस्से में कहा। नव्या ने देखा कि कल्याणी भी बोलते बोलते थक गई थी और फिर धीरे से कहा, क्या तुम बोल चुकी? कल्याणी एक पल के लिए सन रह गई। उसने नव्या को घूरा, कुछ हद तक अविश्वास महसूस कर रही थी। नव्या की इस तरह से आलोचना करने के बाद भी नव्या इतनी शांत रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। नव्या का चेहरा शांत रहा, बिना किसी मामूली उतार चढ़ाव के। बोलने के बाद बैठ जाओ और आराम करो। नव्या ने अपने होंठ सिकोड़े और तिरस्कार से कहा, जहां तक नारायण परिवार की बात है, श्रीमती गंगा घर और आंतरिक मामलों की प्रभारी हैं। जहां तक सामंत जी की बात है, बस अदालत में अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, इन मामलों पर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? नारायण जसवंत ने गुस्से में कहा, श्रीमती गंगा का घर का प्रबंधन एक अंतिम उपाय था। अब जब वह ठीक हो गई है तो घर का प्रबंधन करने की शक्ति उसे वापस कर दी जानी चाहिए। क्या नारायण जसवंत श्याओ परिवार को नारायण परिवार का नियंत्रण वापस पाने में मदद कर रहे हैं? नव्या ने अपने होंठ सिकोड़े, बिल्कुल नहीं। तुम किस आधार पर न कह रही हो? नारायण जसवंत ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। अगर सामंत जी असंतुष्ट हैं तो वे दादी से बात कर सकते हैं, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। नारायण जसवंत का गला रुंध गया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बूढ़ी औरत से संपर्क नहीं किया था, लेकिन उसने कहा था कि वह पहले ही इस मामले को छोड़ चुकी है और अब दखल नहीं देगी। इसलिए आज बड़ी संख्या में लोगों का फायदा उठाते हुए वह श्रीमती गंगा से परिवार की मुहर सौंपने की योजना बना रहे थे। ओह, मैं भूल गई, दादी ने कहा था कि वह अब घर के प्रबंधन के मामले में दखल नहीं देगी। नव्या हल्के से मुस्कुराए। जो घर का प्रबंधन अच्छी तरह से करता है, स्वाभाविक रूप से उसी को प्रभारी होना चाहिए। सबसे बड़ी मालकिन अक्सर अस्वस्थ रहती हैं, उन्हें अच्छी तरह से आराम करना चाहिए।
चून की पहली मालकिन घर का प्रबंधन नहीं कर सकती है तो क्या इसे तुम्हारी माँ को नहीं सौंपा जा सकता है? नारायण जसवंत ने फिर अपना सुर बदल दिया। किसी भी स्थिति में श्रीमती गंगा को नव्या द्वारा पदोन्नत किया गया था और उसे घर का प्रबंधन जारी नहीं रखना चाहिए। नव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, वह नहीं चलेगा। जब वह घर की प्रभारी थी तो बहुत सी परेशानियां हुईं। दादी ने कहा कि कोई भी घर का प्रभार ले सकता है लेकिन वह नहीं। ये सुनकर कल्याणी गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। पुराने राज और नया अध्याय। नव्या, तुमने ये जानबूझकर किया, निहारिका ने आक्रोशित होकर कहा। मुझे पता है कि तुम बहुत पहले से मेरी माँ को पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुमने जानबूझकर उनसे घर के प्रबंधन की शक्ति छीन ली। तुमने बहुत आगे बढ़ गई हो। बकवास मत करो। नव्या हंसी। ये स्पष्ट रूप से तुम्हारी माँ थी जिसने घर का प्रबंधन करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण मुझे श्रीमती गंगा की सिफारिश करनी पड़ी। अब जब श्रीमती गंगा ने नारायण परिवार का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से किया है तो निश्चित रूप से मैं उन्हें नहीं बदलूंगी। तुम, निहारिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कल्याणी भी क्रोधित थी। नव्या, अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसे कृतघ्न दुष्ट को पालूंगी तो मुझे तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारा गला घोंट देना चाहिए था। नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आलस से कहा, हम सभी सच्चाई जानते हैं तो अब नाटक क्यों करें? मैं, नव्या, आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर आप मुझे अपनी गोद ली हुई बेटी भी कहती हैं तो भी आपने इतने वर्षों में एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं, इसलिए आप मेरे लिए कुछ नहीं हैं। मुझे मेरी माँ की उपाधि के साथ व्याख्यान देने की कोशिश करना बंद करें, ये घृणित है। तुम, कल्याणी गुस्से से उबल रही थी। नव्या फिर से हंसी और बोली, ओह सही, तुम्हारे इतना कुछ कहने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बातों की याद दिलाना भी आवश्यक है। नव्या की फीकी मुस्कान को देखकर कल्याणी के दिल में ठंडक छा गई। नव्या ने फिर कोमलता से कहा, सबसे पहले नकुल के साथ जो हुआ वह उसके लायक था। अपनी ही बहन को नशीला पदार्थ देना और उसका फायदा उठाने की कोशिश करना, इस तरह का व्यक्ति अपाहिज होने और यौन संबंध बनाने में असमर्थ होने का हकदार है। तुम बकवास कर रही हो। कल्याणी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए जब उसने नव्या को इस बारे में बात करते सुना। जब दूसरों ने इस बारे में सुना तो उन्होंने भी निराशा में आह भरी। मैं बकवास कर रही हूँ। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम दोषी महसूस कर रही हो? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने इस बार कोई परिणाम नहीं किया। अगर उसने कोई गंभीर परिणाम किया होता तो मैं निश्चित रूप से उसे यह कामना करवाती कि वह मर चुका है। कल्याणी भयभीत दिख रही थी। नव्या ने आगे कहा, जहां तक जाह्नवी के मामले का सवाल है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप 5वें राजकुमार को उसका सामना करने दें। उनसे, विद्युत से पूछें कि जाह्नवी कैसे घायल हुई। वह भाग्यशाली है कि वह मरी नहीं। जाह्नवी का चेहरा पीला पड़ गया। विद्युत के जिक्र ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ दी। उसे लगा कि विद्युत की उसके लिए भावनाएं बदल गई हैं। अब जबकि वह उसके अतीत के बारे में जानता था, वह डगमगा रहा था। उसके पास अब वह धैर्य और स्नेह नहीं था जो पहले उसके लिए था। अब जब हमने आंटी नारायण के बारे में बात कर ली है तो चलिए नारायण परिवार के बारे में बात करते हैं। भले ही, जैसा कि तुम कहती हो, मैंने तुम्हें धोखा दिया तो क्या? अगर तुम्हारे शियांक परिवार ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया होता तो क्या उन्हें इतना भयानक भाग्य भुगतना पड़ता? नव्या ने अपने हाथ फैलाए। इसे जो बोओगे वही काटोगे कहा जाता है। शियांक परिवार इसी के लायक था। नव्या, तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। कल्याणी ने द्वेषपूर्ण तरीके से कोसा। प्रतिशोध कभी मेरे सिर पर नहीं पड़ता। मैं बहुत दयालु हूँ, मैं संभवतः प्रतिशोध कैसे भुगत सकती हूँ? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और जहाँ तक श्याओ परिवार के मामले का तुमने जिक्र किया, वह स्वाभाविक रूप से श्याओ परिवार ने खुद ही बुलाया था। मैं तो बस एक बदकिस्मत इंसान थी जो इस साजिश में फंस गई। नव्या को इतनी देर तक बात करते सुनने के बाद लेडी श्यामा अंततः खुद को और नहीं रोक पाए। श्याओ परिवार को नव्या ने नष्ट कर दिया था, फिर भी नव्या ऐसी बातें कहने की हिम्मत करती है। ये बहुत ही क्रोधित करने वाला है। नव्या, बहुत हो गया। सिर्फ अपनी खुशियों और दुखों के कारण तुमने इतने सारे लोगों को अपने साथ नीचे घसीटा है। तुम पूरी तरह से नीच हो। श्यामा ने गुस्से में कहा। श्याओ परिवार के मामले स्पष्ट रूप से तुम्हारी करनी थे और अब तुम एक साजिश की बदकिस्मत शिकार होने का दावा कर रही हो। हाँ, ये हास्यास्पद है। नव्या ने अपने हाथ फैलाए। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे केवल एक ही बात कहूंगी। मैंने जो कुछ भी किया है वह स्वर्ग, पृथ्वी और मेरे अपने दिल के सामने बिना किसी शर्म के किया है। नव्या ने कहा। उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने जो कुछ भी किया है वह कभी भी उसके मूल इरादों से नहीं भटका है। जो भी उसे चोट पहुंचाएगा या उसका अपमान करेगा, वह 100 गुना चुकाएगी। कितना हास्यास्पद है। श्रीमती कल्याणी ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने अनगिनत जघन्य काम किए हैं, फिर भी तुम में ये कहने की हिम्मत है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। नव्या ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती कल्याणी।
तुम्हें बस अपने आंगन में ही रहना चाहिए और उसकी रखवाली करनी चाहिए। मुझे कोई और फायदा मत उठाने दो। तुम। इससे पहले कि कल्याणी कुछ और कह पाती, जाह्नवी उसे उठने में मदद करने के लिए आगे आई और धीरे से बोली, माँ, इस सारे हंगामे के बाद आप थक गई होंगी। चलो घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगी? जाह्नवी का सामना करने पर कल्याणी का गुस्सा गायब हो गया। जाह्नवी कल्याणी को दूर ले गई। जाने से पहले कल्याणी ने नव्या को घूर कर देखा। नव्या ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। नारायण जसवंत भी नव्या से बहुत क्रोधित थे, लेकिन इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण उनके पास उससे बहस करने का कोई आधार नहीं था और वे उससे कुछ नहीं कह सकते थे। उसने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकी और कहा, मैं जा रहा हूँ। नारायण जसवंत को जाते देख श्रीमती श्यामा जल्दी से उठी और उनके पीछे पीछे गईं। निहारिका ने मुंह बनाया और धीरे से जाने के लिए मुड़ी। वह अभी भी शांतगुआन्यान के बारे में सोच रही थी और उसे आज जो हुआ उसके बारे में सोचकर अभी भी थोड़ा दुख हो रहा था। उसे ये भी याद आया कि शांतगुआन्यान पहले नव्या के पास गया था और ऐसा लग रहा था कि वह उससे कुछ पूछ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि शांतगुआन्यान की प्रेमिका नव्या हो? लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और ऐसा संभव नहीं लगा। नव्या के पास पहले से ही शौर्यवर्धन था, इसलिए उसके लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। सोच में डूबी निहारिका अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि वह अचानक नव्या की ओर मुड़ी और पूछी, नव्या, क्या तुम शांतगुआन्यान को जानती हो? नव्या उसके सवाल से थोड़ी उलझन में थी और उसने खालीपन से सिर हिलाया। ये बहुत अच्छी बात है। निहारिका तुरंत मुस्कुराई और जल्दी से नव्या के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, नव्या, मुझे बताओ, शांतगुआन्यान आमतौर पर क्या करना पसंद करता है? तुम उसके बारे में कितना जानती हो? नव्या इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी असमर्थ थी कि निहारिका अचानक एक बिल्कुल अलग इंसान में बदल गई है। निहारिका को एहसास हुआ कि वह बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई है, इसलिए उसने खुद को संभाला, मुंह बनाया और कहा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ। अगर तुम्हें जवाब पता है तो बस मुझे बता दो। नव्या के होंठ फड़क उठे और उसने धीरे से कहा, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह से नहीं जानती? निहारिका हैरान थी। तो फिर वह आज तुमसे बात करने क्यों आया? सच में? नव्या ने अनजान बनते हुए पलकें झपकाईं। वह राजकुमार शौर्य से बात कर रहा था, है ना? सच में? निहारिका को संदेह था, लेकिन नव्या के ईमानदार भाव को देखकर उसे नहीं लगा कि वह उससे झूठ बोल रही है, इसलिए वह केवल बड़बड़ा सकी, ठीक है फिर, मैं जा रही हूँ। निहारिका ने धीरे से आह भरी और उदास दिखते हुए मुख्य बैठक से बाहर चली गई। नव्या ने निहारिका की ओर देखा और वास्तव में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। भले ही निहारिका शांतगुआन्यान को कितना भी पसंद करे, शांतगुआन्यान उसे कभी भी वापस पसंद नहीं करेगा। निहारिका का एक तरफा प्यार बिना किसी निशान के खत्म होना तय है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि निहारिका इस साए से बाहर आ पाती है या नहीं। नव्या ने धीरे से आह भरी और जैसे ही वह श्रीमती गंगा और चकोरी से बात करने के लिए जाने वाली थी, एक और व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। वह एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर ऊपर देखा और नमन को देखा। भाई बहन की बहस, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो? नव्या ने अप्रसन्नता से कहा। वास्तव में उसका नमन से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन उसने नमन के चरित्र के बारे में सुना था। भीतरी कक्षों के भीतर की कलह का नमन से कोई लेना देना नहीं था। यद्यपि नमन युद्ध मंत्रालय में निचले दर्जे के पद पर था, फिर भी इसे नारायण परिवार के लिए काफी सफल माना जाता था। नमन ने नव्या की ओर नीचे देखा। उसे लंबे समय से लग रहा था कि नव्या बहुत बदल गई है, लेकिन अब वह आखिरकार उसे सच में समझ सकता था। नव्या, हम सब आखिर परिवार हैं, इतनी क्रूर मत बनो। नमन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? नव्या ने नमन की ओर देखा। नमन ने धीरे धीरे बोलने से पहले अपने होंठ हिलाए। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में नारायण परिवार के कई लोगों के प्रति नाराजगी है, लेकिन टूटी हुई हड्डियां भी टेंडन से जुड़ी रहती हैं। आखिर हम परिवार हैं, इसलिए कृपया दया करो। नव्या ने उदास होकर नमन की ओर देखा। ठीक है, हर कोई कहता है कि नमन एक सीधा और दयालु इंसान है, तो क्या वह ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि नव्या बहुत आगे निकल गई है? नव्या चुपचाप मुस्कुराई। नमन से बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। वह अपने विवेक से संतुष्ट थी और जहां तक नमन की बात है, जब तक वह उसके रास्ते में नहीं आता, वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ कुछ नहीं करेगी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, लेकिन नव्या, इस बारे में ध्यान से सोचो। जब से 5वें राजकुमार ने तुम्हें ठुकराया है, क्या नारायण परिवार को कभी शांति मिली है? नमन ने भौहें सिकोड़ी। मूल रूप से नारायण परिवार शांतिपूर्ण था, लेकिन नव्या की सगाई टूटने के बाद सब कुछ बदल गया। नव्या बदल गई और उसके साथ पूरा नारायण परिवार भी बदल गया। नमन को आज भी इन बातों के बारे में सोचकर दुख होता था। जो कभी एक अच्छा परिवार था, वह अब पहचान से परे बदल गया है।
तो तुम मुझे दोष दे रहे हो? नव्या ने एक गहरी सांस ली और नमन से पूछा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम दया दिखाओगी। ये कहने के बाद नमन मुड़ा और मुख्य बैठक से चला गया। नव्या ने नमन की दूर जाती हुई आकृति को देखा, उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। मुझे सच में नहीं पता कि नमन को बहुत सीधा कहूं या बहुत मूर्ख। उसे क्या लगता है कि दया दिखाने के बारे में उसकी बातों का क्या मतलब है? अगर उसने सच में उन लोगों पर दया दिखाई भी, तो क्या दूसरे उस पर दया दिखाएंगे? वह बस भाग्यशाली रही है पिछले कुछ सालों में। उसके बेहतरीन कौशल एक बात है, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत मुख्य बात है। नौवीं बहन, गुस्सा मत करो। बड़े भाई हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जूही ने आगे आकर नव्या को कोमलता से सांत्वना दी। नव्या ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं बस यह महसूस कर रही हूं कि नारायण जसवंत भाग्यशाली है कि उसके पास नमन जैसा बेटा है। जैसे ही नव्या ने बात की, उसकी नज़र फिर से श्रीमती गंगा पर पड़ी और वह मुस्कुराई। चाची गंगा, आपका निपुण भी काफ़ी अच्छा है। मैंने सुना है कि वह अब व्यवसाय में बहुत अच्छा कर रहा है, जो काफ़ी प्रभावशाली है। श्रीमती गंगा धीरे से मुस्कुराईं। ये सब आपकी वजह से है, नौवीं कुमारी। निपुण की आज की उपलब्धियां आपकी वजह से हैं, नौवीं कुमारी। जैसे ही श्रीमती गंगा ने बात की, उन्होंने नमन के जाने की दिशा में देखा और धीरे से कहा, नौवीं कुमारी ने जो कहा वह भी सच है। सबसे बड़े युवा मास्टर वास्तव में उत्कृष्ट हैं। हमारा निपुण उनकी बराबरी नहीं कर सकता। श्रीमती गंगा हमेशा से ही आत्म जागरूक रही हैं। अच्छे और बुरे के बारे में उनका अपना निर्णय है। नव्या ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने पास खड़ी चकोरी और हिया को देखा। हिया ने रोना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। नव्या ने शाही फरमान पर फिर से नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तीसरी बहन, रो मत। फरमान जारी कर दिया गया है। किस परिवार में सगाई हो रही है? एक नई शुरुआत और अज्ञात चिंताएं। वह मंत्री लिन का बेटा है, चकोरी ने उत्तर दिया। हालांकि लिन परिवार जियांग परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी चकोरी संतुष्ट थी। उसने कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी अमीर परिवार में करने के बारे में नहीं सोचा था। वह केवल ये चाहती थी कि उसकी बेटी एक शांतिपूर्ण और परेशानी मुक्त जीवन जिए। चकोरी ने जियांग परिवार के कार्यों को देखा था और अपनी बेटी की शादी उनके परिवार में न करने के लिए दृढ़ थी। उसकी केवल एक ही बेटी थी और जीवन भर के लिए उसकी बेटी ही वह सब कुछ थी जो वह कर सकती थी। लिन परिवार का? नव्या ने एक पल के लिए सोचा और उसे लिन परिवार का रूप याद आया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, लिन परिवार एक अच्छा अधिकारी है। ऐसे पिता के साथ परिवार की शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। चकोरी ने सिर हिलाया। जब तक हिया खुश है, बस यही मायने रखता है। वैसे इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए हम नौवीं कुमारी के बहुत आभारी हैं। जैसे ही लेडी चकोरी ने बात की, उन्होंने और हिया ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने अपनी कृतज्ञ नज़रें नव्या की ओर घुमाईं। चाची चकोरी, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकती थी। नव्या थोड़ी मुस्कुराई। ठीक है, अब यहाँ और मत खड़े रहो, अब वापस जाओ। मुख्य बैठक में ड्रामा खत्म होने के बाद नारायण जसवंत गुस्से में चले गए थे, इसलिए अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था। नव्या ने दूसरों से विदा ली, मुड़ी और मुख्य बैठक से बाहर निकलकर वीरान आंगन की ओर चल पड़ी। आसमान में अंधेरा छा गया था और आसपास का नज़ारा धुंधला होने लगा था। वीरान आंगन वापस जाते समय नव्या को हल्की सी ठंड महसूस हुई। आज काफ़ी बातें हुईं। उसे सम्राट जिंगशुआन और शाही उपपत्नी श्याओ की बातें याद आईं और वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी। माधव चौहान व्यक्तिगत रूप से दक्षिण शांति गए थे, लेकिन उनके साथ आए उत्तरी साम्राज्य की युवरागी आखिर कौन थी? उसे स्पष्ट रूप से माधव चौहान ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उत्तरी साम्राज्य में किसी को यह नहीं पता था और यह खबर उन तक कभी नहीं पहुंची थी। माधव चौहान ने हमेशा दावा किया था कि नंदिनी ठीक हो रही है, लेकिन अब दक्षिण शांति के अपने मिशन पर वह नंदिनी को अपने साथ लाया था। नव्या का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि माधव चौहान ने उसे मारते समय ही अपने अगले कदम की योजना बना ली थी। उसने बहुत पहले ही एक नकली नंदिनी तैयार कर ली थी, बस असली नंदिनी के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि नकली को आगे बढ़ाया जा सके और वह उसका असली मोहरा बन सके। अगर यह सच है तो उसे अचानक माधव चौहान वास्तव में भयानक लगा। माधव चौहान ने वास्तव में उसके खिलाफ साजिश रचना कब शुरू किया? और इस साजिश में कामिनी ने क्या भूमिका निभाई? क्या कामिनी दक्षिण शांति के इस मिशन पर दिखाई देगी? नव्या ने अपने दर्द करते माथे को मला। वह वास्तव में इन मुद्दों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन वह उनके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। वह बस इन दुखों और शिकायतों को नहीं भूल सकती थी। शौर्यवर्धन के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। वह हर चीज़ में उसे सबसे आगे रख सकते थे, लेकिन वह नहीं कर सकती थी। उसके दिल में नारायण जयंत के लिए लालसा थी और उत्तरी साम्राज्य में उन लोगों के लिए नफरत थी। वह इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकती थी और नहीं छोड़ पाएगी।
इसलिए शौर्यवर्धन के साथ उसके रिश्ते में उसने उससे ज़्यादा दिया था। खासकर इसलिए क्योंकि शौर्यवर्धन भी हॉट बर्निंग भू से पीड़ित थे। हॉट बर्निंग भू के बारे में सोचते हुए नव्या को सहस्र विष मुद्रा की याद आई। क्या यह नहीं कहा जाता था कि सहस्र विष मुद्रा हॉट बर्निंग भू को ठीक कर सकती है? वह निश्चित रूप से जब बाद में आनंद लोक में जाएगी तो इसे अच्छी तरह से देखेगी। ये सोचते हुए नव्या ने अपनी गति तेज कर दी और वीरान आंगन की ओर चल पड़ी। वह बहुत तेज चल रही थी और उसका दिमाग बहुत भारी था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। बगीचे में चलते हुए बगीचे से गुजरते हुए नव्या गलियारे पर आ गई। जैसे ही वह कोने पर पहुंची, किसी ने पीछे से दौड़कर उस पर एक पत्थर फेंका। एक अनपेक्षित हमला और पुरानी यादें। नव्या पलटी और स्थिति को देखते हुए एक तरफ हो गई और बड़े से पत्थर से बच गई। नव्या को बचते देख सामने वाला व्यक्ति अभी भी हार नहीं मान रहा था और उसने कई और बड़े पत्थर फेंके। नव्या ने हाथ बढ़ाकर बचाव किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के एक हल्के बदलाव का उपयोग करके एक पत्थर को वापस कर दिया। प्रतिद्वंद्वी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जानते हुए कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी नज़रें चारों ओर घूमने लगीं और वह भागने के लिए मुड़ा। मिस, क्या हुआ? जब लतिका नव्या को लेने आई तो उसने स्थिति देखी और चिंता से पूछा। नव्या ने अपना सिर हिलाया और उस दिशा में देखा जिधर वह व्यक्ति भागा था। लतिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं उनके पीछे जाती हूँ। नव्या ने अपना हाथ उठाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। लतिका हैरान रह गई और भी ज़्यादा उलझन में थी। नव्या थोड़ी मुस्कुराई। मुझे पता है ये कौन है। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था और वह पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था, फिर भी नव्या ने उसकी आंखों से उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। वह कौन है? उसकी आपके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई, मिस? लतिका ने आक्रोशित होकर कहा। मुझे बस उत्सुकता थी। नव्या ने अपनी बाहें से कुड़ी, लतिका की ओर मुड़ी और कुछ शब्द फुसफुसाए। लतिका ने सिर हिलाया और उस दिशा में चल दी जिधर वह व्यक्ति गया था। नव्या ने वीरान आंगन की ओर वापस मुड़ने से पहले लतिका को जाते हुए देखा। वीरान आंगन में कोमल एक नई बनाई गई पेस्ट्री लेकर तन्वी से बात कर रही थी। इसे चखने के बाद तन्वी ने इसकी बहुत तारीफ की। नौवीं बहन, तुम वापस आ गई। तन्वी ने मुस्कुराते हुए नव्या का स्वागत किया। कोमल ने अभी अभी कुछ नई पेस्ट्री बनाई है, उनका स्वाद बहुत अच्छा है, आओ और चखो। स्नैक्स रख दो। कोमल, तुम पहले बाहर जा सकती हो। मुझे अपनी चौथी बहन से कुछ बात करनी है। नव्या ने अपना हाथ हिलाया और कोमल को पहले जाने दिया। कोमल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, रसोई में अभी भी कुछ स्नैक्स हैं। मैं जाकर लतिका और ललिता के लिए ले आती हूँ और क्षितिज भैया के लिए भी। जाओ जाओ। नव्या ने कोमल की ओर हाथ हिलाया, काफ़ी चिढ़ी हुई दिख रही थी। कोमल ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जल्दी से पीछे हटी और दरवाज़ा बंद कर लिया। नव्या पास गई, तन्वी के सामने बैठ गई और चखने के लिए एक पेस्ट्री का टुकड़ा लिया। इसका स्वाद काफ़ी अच्छा है। कोमल का खाना पकाने का कौशल बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। नव्या ने अपने होंठ चाटे और तारीफ की। बेशक इसे बेहतर और बेहतर होना ही है, वरना मैं तुम्हारी लालसा कैसे पूरी कर सकती हूँ। तन्वी धीरे से हंसी। नव्या ने अपना सिर घुमाया और तन्वी को घूर कर देखा। नव्या की नज़र के नीचे तन्वी असहज महसूस करने लगी। उसने खुद को नीचे देखा, खुद की जांच की और फिर नव्या की ओर मुड़ी और शक के साथ पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मेरे साथ कुछ गलत है? नव्या ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और तन्वी से कहा, मैं बस ये देख रही थी कि क्या तुम्हारा मूड बेहतर है। तन्वी एक पल के लिए चुप रही, फिर राहत की मुस्कान के साथ बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अच्छा है या बुरा, जिंदगी चलती रहती है। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भगवान का शुक्र मनाऊंगी कि तुम सच में होश में आ गई हो। नव्या ने धीरे से आह भरी। चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा और ठीक हूँ और तुम मेरे साथ हो। मुझे किस बात का डर है? तन्वी धीरे से हंसी, उसका दिल शांत था। नव्या ने सिर हिलाया और कुछ और पेस्ट्री चखी, जबकि तन्वी चुपचाप उसे खाते हुए देखती रही। उसे इसका इतना आनंद लेते देख वह धीरे से मुस्कुराए। नव्या ने खाना खत्म किया, चाय का एक घूंट लिया, अपना प्याला नीचे रखा, अपना गला साफ किया और तन्वी से कहा, ठीक है चौथी बहन, तुम अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई हो, तो चलो किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक अप्रत्याशित प्रस्ताव। क्या बात है? तन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि नव्या क्या कहने वाली है, लेकिन उसे बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। शांगगुआन यान, नव्या ने उपेक्षापूर्वक कहा। शांगगुआन, ये नाम सुनते ही तन्वी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे इस तरह देखकर नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी और बोली, ऐसा लगता है कि चौथी बहन को सब कुछ याद है। तन्वी इतनी शर्मिंदा थी कि वह बोल ही नहीं पाए। उसने नव्या की ओर देखा और अवाक होकर बोली, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वह कैसे भूल सकती थी?
भले ही उस समय वह बेहोश और भ्रमित थी, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे वे भावुक और आकर्षक दृश्य साफ याद आ गए, जो उसके दिमाग में बार बार गूंजते थे और मिटने से इनकार कर रहे थे। उसका दिल टूट गया था, लेकिन साथ ही वह उस तरह से अपना सामना न करने के लिए पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही थी। चौथी बहन, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही थी। नव्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि तुम क्या सोचती हो। मैं क्या सोचती हूँ? तन्वी अवाक रह गई। अगर वह कर पाती तो वह सच में कामना करती कि वह शांगुआन यान को दोबारा कभी न देखे। बस ये सोचकर ही कि उसने इतना शर्मनाक काम किया है, उसे उसका सामना करने में बहुत शर्म आती थी। वह बेहद शर्मिंदा थी। शांगुआन यान तुमसे शादी करने को तैयार है, लेकिन तुम उससे शादी करने से इनकार कर रही हो। नव्या ने उलझन में पूछा। वह मुझसे शादी करने जा रहा है। तन्वी सन रह गई। हाँ, जाहिर है कि उसे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी, नव्या ने बेपरवाही से कहा। तन्वी की आंखें गहरी हो गईं जब उसने कहा, यह मेरी गलती है, उसे जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए? उसे उदासी की एक चुभन महसूस हुई। अगर शांगुआन यान उससे शादी करने को तैयार था तो वह सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा के लिए होगा और वह केवल उसके प्रति जिम्मेदार होने के लिए होगा। ये सोचकर उसका दिल टूट गया। उसने कहा कि अगर तुम तैयार हो तो वह तुमसे शादी करने को तैयार है। नव्या ने कहा। चौथी बहन, कृपया इस पर विचार करें। तुम क्या विचार कर रही हो? तन्वी की आंखें थोड़ी अप्राकृतिक हो गईं। वह सच में शांगुआन यान को बांधने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। यह उसकी गलती थी। वह इस कारण से शांगुआन यान को उससे शादी करने के लिए कैसे मजबूर कर सकती थी? इस बात पर विचार करो कि उससे शादी करनी है या नहीं, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि शांगुआन यान आमतौर पर बहुत भरोसेमंद नहीं है, लेकिन वह रिश्तों पर बहुत केंद्रित होगा। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ पूरे दिल से पेश आएगा। तन्वी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरी गलती है। मैं उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। इसके अलावा मेरी वर्तमान स्थिति बहुत अजीब है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं। वह शांगुआन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। वह मुझ जैसी अज्ञात मूल की महिला से शादी कैसे कर सकता है? इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता, नव्या ने अपना सिर हिलाया। रिश्ते दो लोगों के बीच का मामला होते हैं। इस पर फिर से सोचो। मैं अब अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। तन्वी ने नव्या को जाते हुए देखा। उसका दिल कड़वाहट से भर गया और उसकी आंखें आंसुओं से चुभने लगीं। नव्या अपने कमरे में लौट आए और उसने तन्वी के मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया। रिश्ते उनके लिए खुद सुझाने की बात थे, वह बस इतना ही कर सकती थी। उसने आनंद लोक में प्रवेश किया, काला पत्थर निकाला और उसे चिया को सौंप दिया। चिया, कृपया इसे मेरे लिए खोल दो। ठीक है, चिया ने अपनी शक्ति को पत्थर में स्थानांतरित करते हुए उत्तर दिया। पत्थर बीच हवा में मंडराने लगा और चिया की शक्ति की बदौलत इससे एक अनूठी और अविश्वसनीय रूप से चलती हुई रोशनी निकली। नव्या पत्थर के सामने खड़ी रही, उसकी नज़र कभी उससे नहीं हटी, यहाँ तक कि शौर्यवर्धन के उसके बगल में आने के बाद भी। काफी देर बाद पत्थर हवा में चटक गया और सहस्रविश्व मुद्रा का असली रूप सामने आ गया। सहस्रविश्व मुद्रा के जारी होने से आकाश गहरे काले रंग से रंग गया था। मालिक, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। यह क्या चीज़ है? चिया घबराहट में चिल्लाए। इससे पहले कि उसकी शक्ति सहस्रविश्व मुद्रा को दबा पाती, वह मुद्रा द्वारा दूर फेंक दी गई। चिया, नव्या चौंक गई। करीब से देखने पर उसने पाया कि चिया झाड़ियों में जा गिरी थी और उसके टकराने से पत्तियां जोर से सरसरा रही थीं। आउच, दर्द हो रहा है। चिया झाड़ियों से रेंगकर बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए चिल्लाई, लेकिन उसने आगे उड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सहस्रविश्व मुद्रा कांप रही थी। एक काली आभा इसके चारों ओर घूम रही थी, बेतहाशा कुंडली मार रही थी और ऊपर की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह शक्ति संचित कर रही है, मानो कोई अजीब आभा फूटने वाली हो। नव्या की सांसें कुछ भारी हो गईं। सहस्रविश्व मुद्रा उसे उसके गुरु ने दी थी, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानती थी कि इसका काम क्या है। या यूं कहें, वह जो जानती थी वह सब अफवाहें थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि सहस्रविश्व मुद्रा वास्तव में क्या करती है। उदाहरण के लिए, शौर्यवर्धन ने कहा था कि सहस्रविश्व मुद्रा जलते हुए दिल वाले विष को ठीक करने का तरीका बता सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था। हवा में सहस्रविश्व मुद्रा और भी जोर से कांपी। नव्या ने देखा कि सहस्रविश्व मुद्रा मुक्त होना चाहती है और जल्दी से बोली, शौर्यवर्धन, इसे रोको। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और एक लाल रोशनी ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। सहस्रविश्व मुद्रा को तुरंत नियंत्रण में लाया गया और इसका कांपना कम ध्यान देने योग्य हो गया। धीरे धीरे सहस्रविश्व मुद्रा के चारों ओर की काली आभा छट गई और फिर शांति लौट आई। नव्या आगे बढ़ी, जमीन पर गिरी सहस्रविश्व मुद्रा को उठाया और उसकी नज़रें गहरी हो गईं। यह एक बहुत ही सुंदर मुद्रा लगती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस साधारण सी दिखने वाली मुद्रा में किस तरह की शक्ति निहित है।
मुद्रा पर बना पैटर्न जटिल और अव्यवस्थित लगता है, लेकिन नव्या जानती है कि इस छोटी सी मुद्रा पर पैटर्न सैकड़ों प्रकार के अजीब और जहरीले कीड़ों के आकार के अनुसार उकेरे गए हैं। साथ ही इस मुद्रा को बनाते समय इसमें हजारों प्रकार के जहरीले कीड़ों वाला पानी मिलाया गया था। नव्या मुनि और सहस्रविश मुद्रा शौर्यवर्धन को दिखाई और धीमी आवाज में बोली, ये सहस्रविश मुद्रा है। सहस्रविश मुद्रा। शौर्यवर्धन स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्हें पहले से ही इस पर संदेह था, इसलिए अब इसे स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन उन्हें निश्चित रूप से आश्चर्य हो रहा था कि सहस्रविश मुद्रा यहाँ क्यों थी। नव्या थोड़ी मुस्कुराई, क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? शौर्यवर्धन चुप रहे। मुझे भी यह काफी अविश्वसनीय लगता है, नव्या ने खुद से कहा। शौर्यवर्धन, सहस्रविश मुद्रा तुम्हारी है। नव्या ने धीरे से बात की, फिर अचानक उसे शौर्यवर्धन को सौंप दिया। शौर्यवर्धन की नज़र गहरी थी, वह चुप रहा और उसने इसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। नव्या ने उसकी ओर देखा, फिर से निःशब्द होकर मुस्कुराई, तुम इसे क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि यह सहस्रविश मुद्रा है? जैसे ही नव्या ने बात की, उसने उसका हाथ लिया, उसकी हथेली खोली और सहस्रविश मुद्रा उसकी हथेली में रख दी। अगर यह मेरे हाथों में रहता है तो मुझे डर है कि मैं इसका उपयोग कुछ जघन्य काम करने के लिए करने से खुद को रोक न पाऊं। नव्या थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल भारी था। सहस्रविश मुद्रा शौर्यवर्धन की हथेली में थी, लेकिन शौर्यवर्धन के लिए क्या यह एक तरह की दुविधा नहीं थी? उसने नव्या की ओर गहरी, अथाह आंखों से देखा, उसके दिल में झांकने की कोशिश की। उस पल वह जानता था कि वह नव्या से बहुत बहुत दूर था, इतना दूर कि वह उसका दिल भी नहीं देख सकता था। उसके दिल में क्या क्या बातें छिपी हैं, दिल के राज और एक वादा। नव्या ने अपना सिर नीचे रखा, उसकी नज़र अभी भी सहस्रविश मुद्रा पर टिकी थी। गुरुजी ने बहुत पहले ही कहा था कि यद्यपि सहस्रविश मुद्रा शक्तिशाली थी, लेकिन यह अंततः एक दुष्ट शक्ति थी, और यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि मूल नंदिनी सूर्यवंशी का हृदय शुद्ध था, और गुरुजी को कभी चिंता नहीं हुई कि वह एक दिन सहस्रविश मुद्रा द्वारा नियंत्रित हो जाएगी। यही वजह है कि वह इसे उसे सौंपने में सहज महसूस करते थे। लेकिन अब उसका दिल नफरत से भरा है, वह संभवतः अपने मूल इरादों को कैसे बनाए रख सकती है। इसके अलावा भले ही उसने उस बात पर विश्वास नहीं किया जो शाही उपपत्नी श्याओ ने पहले कहा था, लेकिन उसे अपने दिल में एक हलचल महसूस हुई। अगर वह वास्तव में कोई दानव या बुरी आत्मा होती तो कौन गारंटी दे सकता था कि वह भविष्य में परेशानी पैदा नहीं करेगी। उसने काफी देर तक सोचा। स्वाभाविक रूप से सहस्रविश मुद्रा शौर्यवर्धन के पास रखी जानी चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि शौर्यवर्धन को सहस्रविश मुद्रा की उत्पत्ति कैसे समझाई जाए। मुझसे मत पूछो कि सहस्रविश मुद्रा कहाँ से आए, नव्या ने अचानक बिना सोचे समझे कहा। शौर्यवर्धन की आंखों में जटिल भाव से देखा। उसने कहा, जब तुम पश्चिमगढ़ से विजयी होकर लौटोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अभी समय नहीं है। शौर्यवर्धन युद्ध में जाने वाले हैं और विजयगढ़ का समूह पहुंचने वाला है। वह स्वाभाविक रूप से शौर्यवर्धन को अपने बारे में चिंता करने नहीं दे सकती। वह अब जो कर सकती है वह है अपना अच्छे से ख्याल रखना, ताकि शौर्यवर्धन मन की शांति के साथ युद्ध के मैदान में जा सकें। वह जानती थी कि शौर्यवर्धन जीतेंगे और वह उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। ठीक है। शौर्यवर्धन ने सहस्रविश मुद्रा को कसकर पकड़ लिया और गंभीरता से सिर हिलाया। नव्या ने अपनी बाहें खोलीं और शौर्यवर्धन के गले लग गई, उन्हें कसकर गले लगा लिया। जब वह उनके सहारे झुकी और उनके दिल की धड़कन सुनी तभी उसे शांति महसूस हुई। उसने यहाँ तक सोचा, भगवान का शुक्र है उनके लिए, भगवान का शुक्र है कि वह अभी भी उसके साथ थे जब वह सबसे अधिक टूटी हुई, सबसे अधिक व्याकुल और सबसे अधिक हताश थी। यह उसकी किस्मत थी, उसके जीवन की सबसे बड़ी किस्मत। शौर्यवर्धन के मन में कई सवाल थे, लेकिन नव्या कुछ नहीं बोल रही थी और वे उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे पास रखा, उसे सबसे बड़ी गर्मी दी। इस समय वे एक दूसरे को केवल ये गर्म आलिंगन ही दे सकते थे। वे बता सकते थे कि नव्या बहुत उदास थी, निराशा का वह स्तर जो उसने नारायण जयंत के मुसीबत में होने पर भी कभी नहीं दिखाया था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, शौर्यवर्धन ने धीरे से कहा। भले ही हम पश्चिमगढ़ जाएं, जो हजारों मील दूर है, हमारे पास अभी भी आनंद लोक होगा। हाँ, मुझे पता है, नव्या ने धीरे से कहा। शौर्यवर्धन, मुझे बस बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। मैं अनिश्चित काल तक इंतजार कर सकता हूं। शौर्यवर्धन धीरे धीरे बोलने से पहले कुछ देर रुके। जब भी तुम चाहोगी मैं सुनूंगा। भले ही मैं तुम्हें ये सब बता दूं, फिर भी यह मेरे अपने दिल में एक गांठ है। नव्या ने धीरे से आह भरी। मैं केवल इस गांठ को खुद ही खोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, शौर्यवर्धन ने धीरे से कहा। नव्या थोड़ी मुस्कुराई। वह केवल अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकती थी और शौर्यवर्धन हमेशा उसके साथ थे, जो पर्याप्त था। वैसे तुमने पहले कहा था कि सहस्रविश मुद्रा जलते हुए दिल वाले विष को ठीक कर सकती है, तो तुमने इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं किया है?
नव्या को ये याद आया और उसने जल्दी से शौर्यवर्धन को छोड़ दिया और उनसे जलते हुए दिल वाले विष को ठीक करने का आग्रह किया। शौर्यवर्धन की नज़र जलते हुए दिल वाले विष पर पड़ी, लेकिन वे कुछ झिझक रहे थे। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और सहस्र विष मुद्रा पर तुम जो जानते हो उसका उपयोग करो। अगर यह वास्तव में तुम्हारे विष को ठीक कर सकता है तो यह कुछ काम आएगा। नव्या ने शौर्यवर्धन का हाथ हिलाया और चिंता से उनसे आग्रह किया। ठीक है। शौर्यवर्धन उसे मना नहीं कर सके, इसलिए उन्हें सहमत होना पड़ा। सहस्र विष मुद्रा का रहस्यमयी संदेश। शौर्यवर्धन ने सहस्र विष मुद्रा को उठाया और उसे हवा में सीधा रखा। सहस्र विष मुद्रा तुरंत उनकी हथेली में घूमने लगी। इसके तुरंत बाद सहस्र विष मुद्रा तेज और तेज घूमने लगी, जिससे एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी जिसने नव्या और शौर्यवर्धन को घेर लिया। नव्या को भी यह अजीब लगा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सहस्र विष मुद्रा का ऐसा उपयोग भी हो सकता है। जब उसके गुरु ने उसे सहस्र विष मुद्रा सौंपी थी तो उन्होंने सच में उसे इस बारे में नहीं बताया था। सहस्र विष मुद्रा तेजी से घूमने के बाद वह फिर से धीमी हो गई। फिर नव्या को घेरे हुए सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, जबकि शौर्यवर्धन अभी भी एक सुनहरे प्रभामंडल से ढके हुए थे। नव्या और भी ज्यादा उलझन में थी। सहस्र विष मुद्रा विशेष रूप से शौर्यवर्धन को निशाना क्यों बना रही थी? सहस्र विष मुद्रा धीमी और धीमी गति से घूमती रही जब तक कि वह रुक नहीं गई। शौर्यवर्धन के शरीर पर सुनहरी रोशनी भी तुरंत गायब हो गई, जिससे हवा में कुछ शब्द रह गए। नव्या ने हवा में झिलमिलाते सुनहरे शब्दों को आश्चर्य से घूरा और उन्हें जोर से पढ़ा। मोहक आत्मा, प्यार। इसका क्या मतलब है? शौर्यवर्धन ने सहस्र विष मुद्रा को दूर रखा और भी गहरी नज़र से उन 4 सुनहरे अक्षरों को देखा। इसका क्या मतलब है? क्या यही समाधान है? बस ये 4 शब्द? नव्या ने भौहें सिकुड़ी, काफी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लगा पाई कि इन 4 शब्दों का क्या मतलब है। मैं अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। ये समाधान सिर्फ एक झांसा है। शौर्यवर्धन धीरे से हंसे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यह अजीब है। अगर इसे सुलझाया जा सकता है तो यह ऐसा क्यों है? जादूगरनी प्यार, इसका क्या मतलब है? नव्या ने इस बारे में ध्यान से सोचा, लेकिन फिर भी उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। ज्यादा मत सोचो। शौर्यवर्धन ने उसके बाल बिखेरे और धीरे से हंसे। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जलते हुए दिल वाला विष सच में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो फिर मुझे कुछ और कोशिश करनी होगी। शायद मैं जल्द ही कोई मारक विकसित कर सकूं। नव्या ने बेबसी से आह भरी और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन उसे अभी भी अजीब लग रहा था। अगर ये 4 शब्द समाधान नहीं थे तो वे क्या हो सकते थे? हालांकि शौर्यवर्धन ने उसे इसके बारे में न सोचने के लिए कहा था, लेकिन उसे अभी भी 4 शब्द याद थे जो उसके लिए मारक विकसित करने में बहुत उपयोगी हो सकते थे। शौर्यवर्धन ने नव्या की बातों का धीरे से जवाब दिया। उनके चेहरे के भाव अभी भी कोमल थे। चिया बाहर सब शांत हो जाने के बाद ही पेड़ से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए। जैसे ही वह दौड़कर आए, उसने 4 अक्षरों को धीरे धीरे गायब होते देखा। एक आत्मा, एक प्रेमी। चिया ने उलझन में पूछा, फिर अचानक एहसास हुआ, आह, मुझे पता है, एक आत्मा दानव जाति की आत्मा वाली कन्या होती है। चिया जैसे ही आगे बोलने वाली थी, शौर्यवर्धन ने उसे ठंडी नज़र से देखा और चिया तुरंत चुप हो गई। हम जादूगरनी कबीले की आत्मा वाली कन्या? नव्या ने उत्सुकता से पूछा। चिया ने उदास होकर शौर्यवर्धन की ओर देखा, फिर नव्या की ओर मुड़ी, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, मालिक, मैं बस बकवास कर रही थी। दानव कबीले की आत्मा वाली कन्या क्या है? मैं बस अनुमान लगा रही थी। सच में? नव्या ने अविश्वास व्यक्त किया। चिया ने शौर्यवर्धन की ओर देखा और फिर हकलाते हुए बोली, बेशक ये सच है। ऐसा कहते हुए चिया चारों ओर उड़ने लगी और आगे बोली, मालिक, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। नव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। चिया को जरूर कुछ पता होगा, लेकिन शौर्यवर्धन की वजह से वह ये कहने से डर रही थी। मैं अब जा रही हूँ। कोमल दरवाज़ा खटखटा रही है। नव्या ने कुछ और सवाल पूछे बिना हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और कोमल के दरवाज़ा खटखटाने का बहाना बनाकर सबसे पहले आनंद लोक से निकल गई। देर रात की मुलाकात और अनसुलझे रहस्य। नव्या अपने कमरे में लौट आए और तब उसे एहसास हुआ कि वह शौर्यवर्धन को अलविदा कहे बिना ही चली गई थी। वह कमरे में बैठी, हाथ में चाय का प्याला लिए अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मिस, क्या आप वहाँ हैं? दरवाजे पर दस्तक ने नव्या के विचारों को बाधित कर दिया। कोमल दस्तक दे रही थी। नव्या ने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा। क्या उसका झूठ सच में सच हो गया था? अंदर आ जाओ, नव्या ने जवाब दिया। कोमल देर रात का नाश्ता लेकर आए और बोली, मिस, मैंने देखा कि आपके कमरे में बत्ती अभी भी जल रही थी और आप ललिता के लिए देर रात का नाश्ता बना रही थी, इसलिए मैं आपके लिए भी एक ले आई। ठीक है, इसे यहाँ रख दो। नव्या ने सिर हिलाया। मिस, आप अभी तक सोई क्यों नहीं हैं?
कोमल ने उलझन में पूछा, ये देखकर कि नव्या ठीक से कपड़े पहने हुए थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सोने वाली है। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, कोमल, क्या तुम क्षितिज को देर रात का नाश्ता देने जा रही हो? क्षितिज भैया को देर रात का नाश्ता करने की आदत नहीं है। कोमल ने भौहें सिकोड़ी। उसके दिमाग में क्षितिज हमेशा से एक ठंडा और अलग थलग रहने वाला व्यक्ति रहा है और वह उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तो जाकर क्षितिज को ढूंढो और उससे यहाँ आने को कहो, मुझे उससे बात करनी है, नव्या ने कोमल से कहा। ओह, और हाँ, एक देर रात का नाश्ता तैयार करके मेरे पास लाओ। मैं समझ गई। हालांकि कोमल समझ नहीं पाई कि नव्या क्या करना चाहती है, फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और कहा, हाँ मिस, मैं अभी जाकर करती हूँ। कुछ पल बाद देर रात का नाश्ता नव्या के कमरे में पहुंचा दिया गया और क्षितिज भी आ गया। कमरे में सजे देर रात के नाश्ते को देखकर क्षितिज अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इतनी देर हो चुकी है, नव्या ने उसे देर रात के नाश्ते के लिए आमंत्रित किया है। मुझे तुमसे बात करनी है, नव्या ने उससे कहा। क्षितिज पास गया, मेज पर रखे देर रात के नाश्ते पर एक नज़र डाली और कहा, मैं देर रात का नाश्ता नहीं करूंगा। क्या बात है? नव्या ने एक भौं उठाई और हंसते हुए कहा, क्या तुम जो कह रहे हो उससे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अधीर हो? नहीं, क्षितिज ने अपना सिर हिलाया, बस इतनी सी बात है कि बहुत देर हो चुकी है। क्षितिज का मतलब था कि आखिरकार वे पुरुष और महिला थे और इतनी रात गए उनका एक साथ अकेले होना निश्चित रूप से उचित नहीं था, भले ही उनका रिश्ता बिल्कुल सामान्य था। आओ बैठ जाओ, नव्या ने कहा। उसके होंठ फड़क उठे। लतिका जल्द ही यहाँ आ जाएगी, हम सिर्फ दो नहीं होंगे। क्षितिज ने भौहें सिकुड़ी, धीरे धीरे पास गया और बैठ गया। अगर तुम्हें देर रात का नाश्ता पसंद नहीं है तो तुम्हें ये खाने की ज़रूरत नहीं है। लतिका निश्चित रूप से इसे वैसे भी खा लेगी। नव्या थोड़ी मुस्कुराए। अगर तुम खाना नहीं चाहते हो तो लतिका को एक अतिरिक्त हिस्सा खाने दो। क्षितिज ने भौहें सिकुड़ी और नव्या की ओर देखा। नव्या ने अपना देर रात का नाश्ता अकेले खाना शुरू कर दिया, क्षितिज को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। क्षितिज बहुत परेशान था। क्या नव्या ने वास्तव में उसे अपना देर रात का नाश्ता खाते हुए देखने के लिए आमंत्रित किया था? सच में? अगर तुम नहीं खाने वाले हो तो तुम मुझे खाते हुए देख सकते हो, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जब लतिका बाद में आएगी तो तुम उसे खाते हुए देख सकते हो। क्षितिज अवाक रह गया। तुमने मुझे वास्तव में यहाँ क्यों बुलाया है? आज बहुत कुछ हुआ और मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम केवल खाकर और बातें करके ही मेरे उदास मूड को कम कर सकते हैं। नव्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी निराशा कम नहीं हुई। क्या हुआ? क्षितिज ने भौहें सिकोड़ी। वह आज नव्या के साथ महल में नहीं गया था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। ये देखकर कि नव्या का मूड खराब लग रहा था, क्षितिज को थोड़ी चिंता महसूस हुई। बैठ जाओ और पहले कुछ देर रात का नाश्ता कर लो। कोमल ने इन्हें बनाने में बहुत मेहनत की है। नव्या ने क्षितिज के सामने रखे देर रात के नाश्ते की ओर इशारा किया। क्षितिज निःशब्द रह गया और केवल अपनी चॉपस्टिक ही उठा सका। सहस्र विश्व मुद्रा का निर्णय और रहस्यमयी जादूगरनी कबीला। मैंने सहस्र विश्व मुद्रा प्राप्त कर ली है, नव्या ने धीरे धीरे कहा। सहस्र विश्व मुद्रा? क्षितिज अनैच्छिक रूप से रुक गया। नव्या ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, यह मेरे गुरुजी की छोड़ी हुई एकमात्र निशानी है, लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने सहस्र विश्व मुद्रा शौर्यवर्धन को देने का फैसला किया है। तुमने यह उसे दे दिया? क्षितिज ने एक भौं उठाई, स्पष्ट रूप से काफ़ी हैरान था। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी ने एक बार कहा था कि सहस्र विश्व मुद्रा को सभी बुराइयों की जड़ कहा जा सकता है। एक बार जब सहस्र विश्व मुद्रा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये दुनिया को जो नुकसान पहुंचाएगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नव्या ने बोलते हुए धीरे से आह भरी। मुझे डर है कि मैं सहस्र विश्व मुद्रा को सक्रिय करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी, और मेरी वर्तमान क्षमताओं के साथ मैं इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये कल्पना करने में भी डर लगता है कि इसके परिणाम क्या होंगे, नव्या ने अनमने ढंग से कहा। इस पर विचार करने के बाद मुझे लगता है कि इसे शौर्यवर्धन को देना बेहतर है। नव्या की बातें सुनने के बाद क्षितिज ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सब कुछ अच्छी तरह से सोच लिया है। ये सच है, कोई भी राजकुमार शौर्य से ज्यादा उपयुक्त नहीं है। यदि वह सहस्र विश्व मुद्रा को नियंत्रित करता है तो सहस्र विश्व मुद्रा निश्चित रूप से उसके अधीन हो जाएगी, और जिन समस्याओं के बारे में तुम चिंतित हो उनमें से कोई भी समस्या नहीं होगी। तुम मेरी राय से सहमत हो? नव्या ने एक भौं उठाई। क्षितिज ने गहरी आवाज में कहा, यह सच है। इसके अलावा उसके साथ तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए ये सब पूरी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन क्या उसे यह अजीब नहीं लगता कि तुमने उसे सहस्र विश्व मुद्रा दी? क्या यह अजीब है? नव्या हंसी। बेशक सहस्र विश्व मुद्रा नंदिनी की है, लेकिन ये यहाँ दिखाई दी है। उसे शक कैसे नहीं होगा? क्षितिज ने अपनी भौहें सिकोड़ी।
बेशक उसे शक है, लेकिन वह ये भी जानता है कि जब मैं चाहूंगी तो बोलूंगी, नव्या ने धीरे से कहा। अगर मैं नहीं बोलती हूं तो वह नहीं पूछेगा। क्षितिज एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, वह वास्तव में तुम्हारे प्रति बहुत सहनशील है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नव्या जानती थी कि शौर्यवर्धन उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास केवल यही विकल्प हो सकता था। क्षितिज ने बेबसी से सिर हिलाया, ये सच है, राजकुमार शौर्य को तुम पर गुस्सा नहीं आता। नव्या ने खाना खत्म किया, अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और फिर क्षितिज से कहा, क्षितिज, क्या तुम जादूगरनी कबीले के बारे में जानते हो? जादूगरनी कबीला? क्षितिज ने अपनी भौहें सिकुड़ी। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, पहले शौर्यवर्धन ने कहा था कि सहस्र विषमुद्रा सभी जहरों का मार्ग बता सकती है। अभी अभी हमने जलते हुए दिल वाले जहर का मार्ग ढूंढने के लिए सहस्र विषमुद्रा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन सहस्र विषमुद्रा ने हमें केवल 2 शब्द दिए। कौन से 2 शब्द? मोहक आत्मा, प्यार, नव्या ने धीरे धीरे कहा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सहस्र विषमुद्रा के इस जवाब का क्या मतलब है। शौर्यवर्धन, उसे लगता है कि उसे पता है, लेकिन उसने मुझे साफ तौर पर नहीं बताया। क्षितिज ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, इसलिए पता लगाने की कोशिश मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्षितिज की बातें सुनकर नव्या ने उलझन में पूछा। क्षितिज, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, क्षितिज ने अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, हालांकि मैं तुम्हें जादूगरनी कबीले के बारे में बता सकता हूं। क्षितिज ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता कि जादूगरनी और जादूगरनी कबीले का आपस में क्या संबंध है, लेकिन जादूगरनी कबीले का अस्तित्व है। जादूगरनी कबीला? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। नव्या उलझन में थी। भले ही वह पहले नंदिनी थी, लेकिन उसने कभी जादूगरनी कबीले के बारे में नहीं सुना था। जादूगरनी कबीला एक ऐसा कबीला है जो एकांत में रहता है और इस दुनिया में बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, क्षितिज ने धीरे धीरे कहा। कोई नहीं जानता कि जादूगरनी कबीला कहाँ से आया, और न ही कोई उनका सटीक स्थान जानता है। तुम्हें कैसे पता चला? नव्या ने उलझन में पूछा। मुझे पता है कि यह उस जानकारी से है जो जीवन मृत्यु द्वार ने सालों पहले खोजी थी। जीवन मृत्यु द्वार ने कई साल पहले एक व्यापारिक सौदा लिया था, लेकिन ये जादूगरनी कबीले द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। इसलिए संप्रदाय के नेता ने जानबूझकर जादूगरनी कबीले की पृष्ठभूमि की जांच की। हालांकि जादूगरनी कबीले के मामले बहुत गुप्त हैं और हमें केवल बुनियादी बातों का पता चला, क्षितिज ने कहा। इतना रहस्यमय? नव्या ने भौहें सिकोड़ी। ये बहुत ही परेशानी भरा लग रहा था। जादूगरनी कबीले के लोग शायद राज्य के बाहर के हैं। वे आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना नहीं करते हैं और न ही वे मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए प्रतीत होते हैं, फिर भी वे बेहद शक्तिशाली हैं। क्षितिज ने कहा, कोई भी बारीकियों को नहीं जानता। यह न तो आध्यात्मिक ऊर्जा है और न ही मानसिक शक्ति। किसी कारण से नव्या को उस काले कपड़े पहने लड़की की याद आई जिससे वह पहले शिनफेंग टाउन में मिली थी। उसकी क्षमताएं काफ़ी अजीब थीं, हालांकि नव्या बस इसके बारे में सोच रही थी, आखिरकार इतने सारे संयोग नहीं हो सकते थे। कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नव्या ने अपना हाथ हिलाया। चूंकि यह जादूगरनी कबीला इतना रहस्यमय है, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं। जब तक इस दुनिया में कुछ मौजूद है, वह हमेशा सब कुछ पता लगाने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगी। क्षितिज ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। नव्या द्वारा कहे गए उन 4 शब्दों के बारे में उनके कुछ विचार थे, लेकिन उन्हें लगा कि इसके बारे में और कुछ न कहना ही बेहतर है। तभी लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में आ गई। वाह, क्या यह मेरे लिए देर रात का नाश्ता है? लतिका ने मेज़ पर रखे देर रात के नाश्ते को देखते हुए खुशी से कहा। हाँ, आओ और खाओ। नव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लतिका जल्दी से दौड़कर आए और बिना कुछ कहे देर रात का नाश्ता खाने लगी। जहां तक क्षितिज की बात है, उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसे इतना बेफिक्र देखकर क्षितिज के होंठ फड़क उठे। स्वादिष्ट, यह जरूर कोमल के हाथ का बना खाना होगा। लतिका ने कहा, मिस, जब से ललिता और मैंने आपका अनुसरण करना शुरू किया है, हमारा सबसे बड़ा इनाम यह अच्छा खाना ही रहा है। नव्या निःशब्द होकर हंसने लगी। उसने स्वीकार किया कि वह खाने की शौकीन थी, लेकिन उसे लतिका के भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। कोमल ने ललिता के लिए रात का खाना बनाया था और हम बाकी लोगों ने इसका फायदा उठाया, नव्या ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्षितिज भैया, आप तो आमतौर पर देर रात का खाना नहीं खाते, फिर आज आपने ये सब कैसे खत्म कर दिया? लतिका ने पूछा। उसकी नज़र क्षितिज के सामने रखे खाली कटोरे पर पड़ी। क्षितिज चुप रहा, जवाब देने में असमर्थ। खाते या सोते समय बात मत करो, बस खाओ। नव्या ने लतिका पर अपनी आंखें घुमाईं। ओह, लतिका को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बात कर ली है, इसलिए वह जल्दी से चुप हो गई और अपना खाना ठीक से खा लिया। नव्या और क्षितिज चुप रहे, लतिका के अपना रात का खाना खत्म करने का इंतजार करते रहे। मैंने खाना खा लिया,
अपना खाना खत्म करने के बाद लतिका सीधी बैठी और नव्या से बोली। नव्या ने सिर हिलाया और पूछा, जांच कैसी चल रही है? लतिका ने जल्दी से कहा, मिस, मैंने आपके निर्देशानुसार पीछा किया और जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, जिसने चाल चली थी वह वास्तव में श्रीमती श्यामा ही थीं। श्रीमती श्यामा? नव्या ने अपने होठों को सिकोड़ा। मैंने उन्हें कम आंका। क्षितिज ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या हुआ? लतिका ने जल्दी से क्षितिज को जवाब दिया, जब मिस वापस आई तो किसी ने उन पर पत्थर फेंके, लेकिन सौभाग्य से वह जल्दी से बच गईं। मैंने मिस के निर्देशों का पालन किया और ये देखने गई कि क्या हो रहा है, और पाया कि यह श्रीमती श्यामा थीं। श्रीमती श्यामा? क्षितिज ने भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। लतिका ने बार बार सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे यह आश्चर्यजनक लगता है। श्रीमती श्यामा के पास कोई ताकत नहीं है, फिर भी उन्होंने मिस पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत की, और उन पर पत्थर फेंककर मैं सचमुच प्रभावित हूँ। नव्या ने अपना माथा रगड़ा और कहा, मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही थीं। उन्होंने मुझ पर वे पत्थर फेंके और वे काफ़ी तेज थे। लतिका हंसी, फिर अपनी जांच के नतीजों को याद करते हुए उसने जल्दी से कहा, वैसे श्रीमती श्यामा का पीछा करने से मुझे कुछ और भी जानने को मिला। श्रीमती श्यामा की चालें और परिवार की राजनीति। तुम्हें क्या जानने को मिला? नव्या ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि श्रीमती श्यामा हाल ही में हर रात रास्ता रोक रही हैं, लेकिन आप पहले अंधेरा होने से पहले वापस आ जाती थीं, लतिका ने कहा। मैंने ये श्रीमती श्यामा की हवेली की दासियों से सुना है। श्रीमती श्यामा ने न केवल पत्थर बल्कि बहुत सी अजीब और अद्भुत चीजें भी तैयार की हैं। नव्या के होंठ फड़क उठे। यह उनके लिए सचमुच कठिन है। अगर वह मीनल की मौत के कारण मेरे खिलाफ मन में बैर रखे हुए हैं तो मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ। लतिका ने तुरंत कहा, नहीं मिस, उन्होंने जाह्नवी की वजह से आपको नुकसान पहुंचाया। जाह्नवी? नव्या हैरान थी। हाँ, जब श्रीमती श्यामा पहले वहां से निकली तो वह जाह्नवी से मिलने गईं। उन्होंने कमरे में काफ़ी देर तक बात की। ऐसा लग रहा था कि जाह्नवी पूरे समय रो रही थी और श्रीमती श्यामा उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं। जब श्रीमती श्यामा बाहर आईं तो मैंने देखा कि उनकी आंखें लाल थीं और वह जाह्नवी के लिए विशेष रूप से दुखी लग रही थीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह कोई नाटक कर रही हैं। लतिका को यह बहुत अजीब लगा। सच में, नव्या को लगा कि उसके दिमाग में कुछ कौंध गया है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जब मीनल जिंदा थी तब भी श्रीमती श्यामा हमेशा जाह्नवी का ही पक्ष लेती थीं। उन्होंने हमेशा मीनल को जाह्नवी का सम्मान करना सिखाया। मुझे ये समझ नहीं आता, अपनी बेटी को ऐसा कौन सिखाता है? लतिका ने अपना सिर खुजलाया, काफ़ी उलझन में। मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया है। नव्या ने कुछ समझ लिया था, भले ही लतिका को ये समझ नहीं आया था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा पता चल गया था। मिस, आपको क्या समझ आया है? लतिका ने उलझन में पूछा। नव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, हम बाद में देखेंगे। लतिका ने अपनी भौहें सिकुड़ी, पूरी तरह से हैरान थी। मेरा पेट भर गया है, मैं मुंह हाथ धोकर सोने जा रही हूँ। नव्या ने जम्हाई ली, उठी, अंगड़ाई ली और अंदर के कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी। लतिका अवाक होकर वहां खड़ी रही, फिर क्षितिज की ओर देखा और पूछा, क्षितिज भैया, मिस क्या कह रही हैं? मुझे नहीं पता, क्षितिज ने जवाब दिया, फिर उठा और बोला, मैं भी वापस जा रहा हूँ। लतिका ने उदास होकर अंदर के कमरे की ओर देखा, फिर उस दिशा में देखा जिधर क्षितिज गया था, और उसके पास उठकर क्षितिज के पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद श्याओ परिवार ने एक पारिवारिक भोज का आयोजन किया। सुबह सुबह नव्या ने अंततः काफ़ी मनाने और विनती करने के बाद तन्वी को एक साथ चलने के लिए मना ही लिया। हालांकि नव्या ने इसे तन्वी से गुप्त रखा, केवल उसे यह बताया कि वे आराम करने जा रहे हैं और यह नहीं बताया कि वे श्याओ परिवार की हवेली जा रहे हैं। अगर उसने तन्वी को बताया होता कि वे श्याओ परिवार की हवेली जा रहे हैं तो तन्वी शायद अपनी ही दुनिया में वापस लौट जाती और जाने से इनकार कर देती, चाहे कुछ भी हो। इस बार श्याओ परिवार ने एक पारिवारिक भोज का आयोजन किया। श्याओ परिवार के सदस्यों के अलावा केवल श्याओ फान के 3 लोगों के परिवार ने भाग लिया। इसके अलावा श्याओ परिवार ने केवल नव्या और शौर्यवर्धन को आमंत्रित किया। नव्या अपने साथ लतिका, ललिता, कोमल, क्षितिज और तन्वी को ले गई। जैसे ही समूह नारायण हवेली के गेट से बाहर निकला, निहारिका ने उनका रास्ता रोक लिया। नौवीं बहन, रुको। निहारिका बहुत तेजी से दौड़ी और आखिरकार नव्या को रोकने में कामयाब रही। निहारिका ने राहत की सांस ली। क्या बात है? नव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नौवीं बहन, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, ठीक है? निहारिका की आंखें विनती से भरी थीं। वह जानती थी कि नव्या और अन्य लोग श्याओ परिवार की हवेली जा रहे हैं। वह सुबह सुबह यहाँ इंतजार करने आई थी और अंततः उसने नव्या और अन्य लोगों को देख लिया। नव्या उलझन में दिख रही थी। वे कहाँ जा रहे थे और वे निहारिका को साथ क्यों ले गए? श्याओ परिवार की हवेली की यात्रा।
निहारिका ने चिंता से कहा, नौवीं बहन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे पता है कि तुम सब एक साथ जा रहे हो। नव्या के चेहरे के भाव बदल गए और इससे पहले कि निहारिका अपनी बात पूरी कर पाती, उसने जल्दी से उसे टोकते हुए कहा, ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। तुम खुद गाड़ी तैयार कर लो और हम मंजिल पर मिलेंगे। बहुत बढ़िया। निहारिका बहुत खुश हुई और जल्दी से मुड़ी और गाड़ी तैयार करने के लिए दौड़ पड़ी। नव्या ने पीछे से निहारिका की बेफिक्र आकृति को देखा और अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे डर था कि निहारिका बहुत ज्यादा बातूनी होगी और उनकी यात्रा का उद्देश्य बता देगी, जिस स्थिति में तन्वी शायद मुड़कर वापस चली जाएगी। तन्वी और शांतगुआन्यान को भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन तन्वी हर दिन अपने कमरे में छिप रही है। ये कब खत्म होगा? नव्या ने इसके बारे में सोचा और फिर भी लगा कि उसे उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। भावनाओं को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है, खासकर तब जब इन दोनों लोगों के मन में स्पष्ट रूप से एक दूसरे के लिए भावनाएं हों। निहारिका के जल्दबाजी में जाने को देखते हुए तन्वी ने उलझन में पूछा, उसे क्या हुआ है? ये सिर्फ एक पिकनिक है, वह इतनी खुश क्यों है? किसे पता? नव्या ने अपने कंधे उचकाए। तन्वी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कोई और सवाल नहीं पूछा। गाड़ी आ गई है, चलो चलें। नव्या ने खुशी खुशी तन्वी को गाड़ी में खींच लिया। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन तन्वी पूरे रास्ते कुछ हद तक खोई हुई थी। उसे सैर सपाटे से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका मूड स्थिर था, किसी भी जीवन शक्ति से रहित। तन्वी को इस तरह देखकर नव्या को अपने दिल पर भारी बोझ महसूस हुआ। वह तन्वी की बहुत मदद करना चाहती थी और उम्मीद करती थी कि इस बार वह सच में उसकी मदद कर सकेगी। शाओ परिवार के निवास पर पहुंचने पर गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। नव्या पहले गाड़ी से उतरी और फिर तन्वी को नीचे उतरने में मदद करने के लिए मुड़ी। तन्वी शाओ परिवार की हवेली के सामने खड़ी हुई और ऊपर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह शाओ परिवार की हवेली थी और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। नौवीं बहन। भले ही वह प्रतिक्रिया करने में धीमी थी, फिर भी उसे एहसास हो गया कि नव्या ने उसके साथ चाल चली है। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथी बहन, चलो पहले यहाँ रहते हैं और फिर हम बाहर जाकर एक साथ खेल सकते हैं। नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तन्वी के चेहरे के भाव कई बार बदले और वह जाने के लिए मुड़ी। चौथी बहन। नव्या ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। ये देखकर कि तन्वी नाराज लग रही थी, उसने अपना लहजा नर्म किया और कहा, बहन, नाराज मत हो। मैं बस तुम्हें और खुश करना चाहती थी। तन्वी ने नव्या की ओर देखा, पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी, नाराज भी और हंसी भी आ रही थी। वह केवल भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि कुछ चीज़ों से सिर्फ भागने की कोशिश करना बेकार है। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, तन्वी की आवाज़ धीमी थी। वह सचमुच शांतगुआन्यान का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। वह ये नाटक नहीं कर सकती थी कि जो हुआ वह हुआ ही नहीं। नव्या तन्वी को जवाब देने ही वाली थी कि उसे फिर से निहारिका की आवाज़ सुनाई दी, नौवीं बहन। निहारिका ने एक गाड़ी तैयार की और जल्दी से उनके पास पहुंच गई। जब वह गाड़ी से उतरी तो उसने नव्या और तन्वी को बातें करते हुए देखा, इसलिए वह जल्दी से उनके पास गई। नव्या निहारिका की ओर मुड़ी और हल्का सा सिर हिलाते हुए बोली, तुम आ गई। निहारिका ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मैं शाओ पारिवारिक भोज में कैसे नहीं आ सकती थी। नौवीं बहन, मुझे इस बार आपको धन्यवाद देना होगा। मेरे लिए ऐसा अवसर बनाने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं युवा मास्टर शांतगुआन के करीब आ सकूं। निहारिका ने लालसा भरे स्वर में कहा। तन्वी ने भौहें सिकुड़ी, उसके दिल में एक बुरा एहसास रेंगने लगा। भले ही उसे लगा कि निहारिका को शांतगुआन्यान पसंद है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसे बहुत असहज महसूस हुआ। शाओ परिवार में स्वागत। नव्या ने निहारिका की ओर मुड़ने से पहले तन्वी की ओर देखा और कहा, तुम खुद तय करो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा निवेश न करने की सलाह देती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? निहारिका ने भौहें सिकुड़ी। नव्या, क्या तुम मुझे अच्छा करते हुए नहीं देख सकती? नव्या ने निहारिका की ओर अपनी आंखें घुमाईं, उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी थी, और सीधे तन्वी को शाओ परिवार की हवेली में खींचते हुए बोली, चौथी बहन, चलो अंदर चलते हैं। अरे नव्या, खुद को समझाओ। निहारिका आग बबूला हो गई और नव्या और तन्वी के पीछे पीछे शाओ परिवार के निवास में चली गई। नव्या तन्वी को पिछवाड़े ले गई, जहां मैडम शाओ और शाओ यी थीं। पुरुषों ने सामने के हॉल में मामलों पर चर्चा की, जबकि भीतरी कक्ष महिलाओं का क्षेत्र थे। मैडम, बहन यी। कमरे में प्रवेश करते ही नव्या ने उनका अभिवादन किया, उसके चेहरे पर पहले से ही मुस्कान फैल रही थी। नव्या यहाँ है। नव्या को देखकर मैडम शाओ बहुत खुश हुईं। जल्द ही उनकी नज़र नव्या के बगल में खड़ी तन्वी और उसके पीछे खड़ी निहारिका पर पड़ी। जियाओ जियाओ, मैडम शाओ का अभिवादन करती है। मैडम शाओ को देखते ही निहारिका ने नव्या के परिचय का इंतजार किए बिना जल्दी से अपना परिचय दिया और मैडम शाओ को सम्मान दिया। वह लेडी शाओ शांतगुआन्यान की माँ है, तो वह उन्हें खुश करने की कोशिश कैसे नहीं कर सकती।
मैडम शाह ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी कोमलता से कहा, तो तुम नारायण परिवार की 8वीं युवा महिला हो। औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। नव्या ने निहारिका की ओर देखा और महसूस किया कि वह बहुत जानबूझकर काम कर रही थी। नव्या चुप रही, फिर तन्वी का मैडम शाह से परिचय कराते हुए बोली, मैडम, यह मेरी चौथी बड़ी बहन तन्वी है। नमस्ते मैडम। तन्वी ने कोमलता से मैडम शाह का अभिवादन किया, फिर शाओई की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते मैडम शाह। नमस्ते। शाओई को स्पष्ट रूप से तन्वी जैसी महिलाएं पसंद थीं और वह तुरंत मुस्कुराई। मैडम शाह ने तन्वी को सूक्ष्मता से देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, कितनी अच्छी बच्ची है। मैडम शाह को तन्वी की तारीफ करते सुनकर निहारिका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल उसने अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए ये सब सह लिया। लू एर कहाँ है? नव्या ने फिर से लू एर के बारे में पूछा। शाओई ने भीतरी कमरे की ओर इशारा किया और कहा, वह सो रही है और दाई उसकी देखभाल कर रही है। ठीक है, फिर जब वह उठेगी तो मैं उसे गले लगाऊंगी, नव्या ने बेहद खुशी से कहा। मैडम शाह ने नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम हमसे थोड़ी बात क्यों नहीं करती? हम तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम बहुत व्यस्त थीं। इस बार आखिरकार तुमसे मिलने का मौका पाने में हमें बहुत समय लग गया। तुम सच में बहुत व्यस्त हो। क्या मैडम मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नव्या ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। वह जानती थी कि मैडम शाह हमेशा उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि शाह परिवार बस उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहता था। हालांकि उसके लिए मैडम शाह द्वारा दी गई निशानी पहले से ही बेहद मूल्यवान थी और वह शाह परिवार से कोई और एहसान लेने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैडम शाह हंसी और बोली, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि तुम व्यस्त हो। मैंने तुम्हें आज आमंत्रित किया है और मैंने राजकुमार को भी यहाँ आमंत्रित किया है। भविष्य में अक्सर मिलने आना। मेरे दिल में तुम और ये एर दोनों मेरी बेटियां हो। मैं मैडम की बातों से सचमुच बहुत खुश हूँ। नव्या भी हैरान थी। वह जानती थी कि मैडम शाह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में कहा कि वह उसके साथ एक बेटी की तरह व्यवहार करती थी। ये थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं थी? मैडम शाह फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराईं और कोमल आवाज में आगे बोली, अब जब तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें यहाँ हैं, तो मैं तुम्हारे साथ स्पष्ट रूप से बात करूंगी। नव्या, मैं तुम्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में अपनाने का इरादा रखती हूँ। तुम क्या सोचती हो? हाँ, एक नया रिश्ता। नव्या को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। मैडम शाह ने कहा कि वह उसे अपनी धर्मपुत्री के रूप में अपनाना चाहती हैं। निहारिका ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल लिया, जबकि तन्वी काफी शांत रही। तुमने मुझे सही सुना, मैडम शाह धीरे से मुस्कुराईं। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी से मुझे तुम्हारे साथ एक जुड़ाव महसूस हुआ और मैंने तुम्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में अपनाने के बारे में सोचा। इस तरह एक साथ रहने के बाद हम माँ बेटी माने जा सकते हैं। शाओई ने भी बीच में टोकते हुए कहा, हाँ नव्या, मेरी माँ सच में तुम्हें पसंद करती हैं और अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती हैं। हमने राजकुमार से भी इस बारे में बात की है और उन्होंने कहा कि तुम खुद ही फैसला कर सकती हो। नव्या, क्या तुम सहमत हो? मैडम शाह ने उत्सुक आंखों से नव्या को देखते हुए पूछा। मैडम नव्या को इतना महत्व देती हैं? नव्या ने अपना सिर खुजलाया। मना करने का कोई कारण नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह केवल थोड़ी सी मुस्कुरा सकी। नव्या कैसे मना कर सकती है? नव्या को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला। मैडम नव्या के प्रति इतनी दयालु हैं और नव्या को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। नव्या स्वाभाविक रूप से सम्मानित है। मैडम शाह ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्हें बहुत डर था कि नव्या सहमत नहीं होगी। धर्ममाता, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें, नव्या ने मैडम शाह को प्रणाम करते हुए कहा। मैडम शाह की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जल्दी से नव्या को उठने में मदद करते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, उठो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैडम शाह अपने आंसू नहीं रोक पाईं, वह बस बहुत खुश थीं। शाओई ने राहत की मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत अच्छी बात है, अब मेरी एक और छोटी बहन है। बधाई हो, 9वीं बहन, निहारिका ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। तन्वी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे के भाव कोमल थे। वह सच में नव्या के लिए खुश थी। उसने ये भी सोचा कि शाह परिवार के समर्थन से क्या नव्या का भविष्य का रास्ता आसान हो जाएगा। अब वह केवल यही उम्मीद करती है कि नव्या सुरक्षित और स्वस्थ रहे। मैडम शाह ने नव्या का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राजकुमार आ गए हैं। अभी सभी पुरुष सामने वाले हॉल में मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। हम थोड़ी देर में एक साथ वहां जाएंगे। हाँ धर्ममाता, नव्या ने सिर हिलाया। मैडम शाह अभी भी बहुत खुश थीं। इस जीवन में मेरी कोई और इच्छा नहीं है। तुम्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करने में सक्षम होने से मेरा जीवन पूरा हो गया है। धर्ममाता, जिस चीज का आपको अभी सबसे ज्यादा अफसोस है वह शांगुआन यान है। वो क्या मुझे उसे भाई नहीं बुलाना चाहिए? नव्या को बाद में इस समस्या का एहसास हुआ। क्या उसे शांगुआन यान को भाई बुलाना चाहिए?
उसे अचानक इतनी जल्दबाजी में सहमत होने का अफसोस हुआ। क्या ये बेवकूफ़ शांगगुआनयान सच में उसका भाई हो सकता है? नव्या की प्रतिक्रिया देखकर मैडम शाओ हंसे बिना नहीं रह सकीं और बोली, ये तुम पर निर्भर है। अगर तुम उसे उसके नाम से पुकारोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर वह जल्द ही शादी नहीं करता है तो मैं उसे अपना बेटा भी नहीं मानूंगी। मैडम शाओ की बातें सुनने के बाद नव्या ने चुपचाप तन्वी की ओर देखा। तन्वी ने अपना सिर नीचे रखा हुआ था और कोई भी उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकता था। माँ, आप फिर मेरे बारे में क्यों बात कर रही हैं? क्या मैं आपके तिरस्कार के लायक हूँ? इस समय शांगगुआनयान की आवाज़ आई। वह यहाँ आ रहा था और अभी घर में घुसा भी नहीं था जब उसने मैडम शाओ की बातें सुनी। जैसे ही शांगगुआनयान ने बात की, वह घर में प्रवेश कर चुका था। तुम में अभी भी यह कहने की हिम्मत है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगी तो बेहतर होगा कि तुम और कोशिश करो, मैडम शाओ ने आह भरते हुए कहा। शांगगुआनयान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़र तन्वी पर पड़ी और वह अनजाने में उसकी ओर चल पड़ा। तन्वी ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। वह उसकी ओर क्यों आ रहा है? वह क्या करना चाहता है?